तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आज हम लोग के साथ फिर से आ गए हैं आशुतोष जी, जो कि अभी सीपीडब्ल्यूडी में पोस्टेड हैं। और बहुत लोग का डाउट था कि एसएससी जी क्रैक करने के बाद क्या क्या प्रोसेस से हम लोग को गुजरना पड़ता है। तो चलिए उसी बात पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे आशुतोष जी से। तो हेलो आशुतोष जी, कैसे हैं आप? हेलो श्याम। हम अच्छे हैं, तुम कैसे हो? हम भी बढ़िया हैं, बहुत दिन बाद आपसे बात हो रही थी, और अच्छे हो गए हैं। अरे बढ़िया है। तो, तो सबसे पहले बता दीजिए आपकी, जैसे आपका रिजल्ट आया, हमको लगता है 20 मई को आया था, मेरिट लिस्ट में नाम। तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा, मेडिकल के बारे में बता दीजिएगा। और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के बारे में बता दीजिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग को देना पड़ता है। ये डाउट तो बहुत कॉमन है। जब हम लोग भी जी प्रिपरेशन करते थे तो नौकरी होने से पहले, नौकरी होने के बाद के प्रोसेस के बारे में ज्यादा इंसान क्यूरियस होता है। जी बिल्कुल। भाई कैसे गुजरना, और बहुत किस्म किस्म की चीजें आती हैं। जैसे हम लोग अगर एसएससी की डीवी में भी जा रहे थे ना, तो 10 लोगों से पूछ लिया था कि भाई डीवी में क्या होता है, कैसे करते हैं, वहां पे निकाल तो नहीं देते हैं, किसी को भगा तो नहीं देते हैं। तो बहुत सारे मिथ्स हैं जो आपको अलग अलग जगहों पे मिल जाएंगे। और एक यूट्यूबर है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं। उनकी हम्म, लंबी लंबी वीडियोस हमने कितनी बार देखी कि हमें एक बार क्लियर हो जाए कि एसएससी की डीवी में होना क्या है। लेकिन कोई क्लियर नहीं करता था कि एग्जैक्टली क्या चीजें हैं। क्या हम्म, होता है ना कि बच्चे डरे होते हैं, तो उनके मन से ना थोड़ा सा डर निकालना जरूरी है कि वहां पे होता क्या है। हम लोग हर एक सेगमेंट में ना कंफ्यूज थे। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आपने ये चीज जानने की कोशिश की। और आज ऑफ डे था, तब सोचे कि चलिए आज आपको इस चीज में टाइम दिया जाए और बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मिस इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है, मिथ्स से ज्यादा जरूरी है कि आप ये जाने कि होना क्या है वहां पे एक्चुअली। तो मेरा सिलेक्शन नॉर्थ रीजन में हुआ है, तो मैं नॉर्थ रीजन के बारे में पर्टिकुलर बात करूंगा। और मैं चाहूंगा कि आप सुब्रत साउथ रीजन में है, उसका हम्म, आप इंटरव्यू लें कि साउथ रीजन के बारे में वो एग्जैक्टली बता पाए, क्योंकि थोड़े थोड़े रीजन वाइज ना प्रेफरेंस, मतलब प्रोसीजर अलग अलग है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में अच्छा। अगर आप घोष से बात कीजिएगा तो वो अलग प्रोसीजर बताएगा आपको। मेरा अलग है। ईस्ट में किसी से बात कीजिए, ईस्ट में था ही नहीं वैकेंसी, वेस्ट में बात कीजिएगा तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग हो सकता है। बट मोर और लेस लगभग लगभग एक जैसा है। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया, बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर। घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो, या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ, सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो पीडब्ल्यू आप लोग को ऑफर करता है अशोका बैच बी, जो कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तीनों ब्रांच के लिए अवेलेबल है, इन जस्ट ₹1999, यानी कि 1999 रुपीज़ में। ये बैच मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल्ड डिस्कशन। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ₹250 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मेरा डिपार्टमेंट अलॉट हुआ जब, कि जब मेरिट लिस्ट आता है तो उसमें आपके नाम के आगे आपका डिपार्टमेंट का कोड लिखा रहता है। जैसे जी है, जी था। प्रोबेबली हाँ जी ही है इसका कोड, सीपीडब्ल्यूडी का। तो मेरे नाम के आगे जी लिखा हुआ था, तो मुझे वहां से पता लगा कि मुझे सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। फिर हम्म, हमें इंतजार करना पड़ा लगभग एक डेढ़ महीना। पहला प्रोसेस होता है रीजन प्रेफरेंस चुनने का। तो डिपार्टमेंट आपको एक मौका देती है कि आप देश के किस कोने में रहना चाहते हैं। जैसे देश में 5 रीजन है सीपीडब्ल्यूडी के: नॉर्थ रीजन, ईस्ट रीजन, वेस्ट रीजन, साउथ रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसमें अलग अलग स्टेट्स है। जैसे हम नॉर्थ में हैं, तो मेरे हम्म, नॉर्थ रीजन में आपको उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सारे स्टेट्स, दिल्ली, ये सारे इसमें आ गए नॉर्थ रीजन में। हम्म, वैसे ही अगर आप ईस्ट में जाइएगा, तो जब हम लोग का टाइम था तो उस समय बिहार, झारखंड, सिक्किम और वेस्ट बंगाल था। अभी शायद उड़ीसा भी आ चुका है उसमें। तो जैसे हम लोगों को एक डेढ़ महीना बाद एक एक फॉर्म आता है वेबसाइट पे, सीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे। उस हम्म, फॉर्म को डाउनलोड करना होता है। और उस फॉर्म पे ना हैंड रिटन उस पे एक टेबल आता है जिसके सामने नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन ऐसे दिया हुआ है। और आपको प्रेफरेंस डालना है कि आप किस
रीजन को सबसे पहला प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो प्रेफरेंस इसलिए मांगते हैं क्योंकि उनके पास वैकेंसीज उसके हिसाब से होती हैं। जैसे अगर 100 वैकेंसी है टोटल और 50 वैकेंसीज है नॉर्थ रीजन में, 30 वैकेंसी है वेस्ट रीजन में, 10 वैकेंसी है साउथ रीजन में, तो रैंक वाइज जैसे मेरा अगर रैंक 1 है और मैंने अगर पहला प्रेफरेंस नॉर्थ रीजन दिया है, तो अगर नॉर्थ रीजन में एक भी वैकेंसी है तो मुझे मिल पहले जाएगा। मिलेगा। अगर मानिए नॉर्थ रीजन में 4 वैकेंसी है और मेरा रैंक है 6, और मैंने ऊपर से 4 लोगों ने भी, 5 लोगों नॉर्थ ने वाला पहले ही चुना है। नॉर्थ रीजन दे चुके हैं, तो मेरा रैंक 6 होने के बावजूद भी मुझे मेरा सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे जैसे वैकेंसीज होगी, जैसे जैसे आपका रैंक होगा रैंक। उसके हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे घोष का सेकंड रैंक था इस बार, और उसकी हम्म। पहली प्रेफरेंस थी ईस्ट रीजन, बट उसे नहीं मिली क्योंकि ईस्ट रीजन में वैकेंसी नहीं वैकेंसीज थी। ही नहीं थी। ठीक है। तो हम्म। सेकंड उसका प्रेफरेंस नॉर्थ ईस्ट था, तो उसे नॉर्थ ईस्ट मिला। हम्म। हम लोग ने नॉर्थ में इस बार वैकेंसी अच्छी थी, तो मुझे मेरा पहला प्रेफरेंस ही मिल गया था। मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे जो साउथ रीजन से आए हुए हैं, तेलंगाना से हम्म। हैं, तमिलनाडु से हैं, ठीक है, महाराष्ट्र से हैं, तो वो लोग का प्रेफरेंस रहा होगा साउथ, बट साउथ मिला नहीं उन्हें। वैकेंसी नहीं सो थी। पहला क्या होता है कि रीजन प्रेफरेंस आता है, आपको रीजन प्रेफरेंस उसमें डालना होता है। रीजन प्रेफरेंस का सिंपल मतलब है आपका रैंक और उनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज में जो जैसे मैच करता जाएगा वैसे वैसे उनको हम्म। आपका रीजन अलॉट हो जाता है। फिर 20-25 दिन या 1 महीना लगता है रीजन अलॉटमेंट का रिजल्ट आने में। हम्म। जैसे रीजन अलॉट होता है, फिर आपको उस रीजन के वेबसाइट पे, जैसे नॉर्थ रीजन में क्या चल रहा है, साउथ रीजन में क्या चल रहा है, जब आप सीपीडब्ल्यूडी के वेबसाइट पे जाइएगा तो ई सर्कुलर करके एक टैब है, उसमें आपको अच्छा। सारे रीजन्स के ना सर्कुलर आते रहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। तो वहीं ज्वाइनिंग के रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। तो नॉर्थ रीजन का वहां पे डॉक्यूमेंट आता है हमेशा। तो नेक्स्ट स्टेप होता है अटेस्टेशन फॉर्म का। अटेस्टेशन फॉर्म आता है और मेडिकल का फॉर्म आता है। उसमें हम्म। आपको अपने सारे डिटेल्स देने होते हैं, जैसे आपका नाम, एड्रेस, लास्ट 5 इयर्स में आप कहाँ रहे हुए हैं, फिर मदर फादर का पूरा डिटेल, एज वेज जो भी है, उनकी मेडिकल बैकग्राउंड, मतलब लिटिल बिट की वो हेल्दी है या नहीं है। फिर भाई बहन के बारे में, जो भी भाई बहन है वो जॉब करते हैं कि नहीं है, क्या एज है उनकी। और फिर आपका मेडिकल बैकग्राउंड का रहता है कि आपको कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, क्या परेशानियां है नहीं है। तो वो सारी चीजें उनमें डॉक्यूमेंटेड होती हैं, आपको बस यस नो या कहीं कहीं आपको डिस्क्रिप्टिव भी देना पड़ता है। फिर आपका मैरिड है, अनमैरिड है, पहले से किसी जॉब में है, आगे किसी जॉब के लिए फॉर्म भर रखा है, ऐसा आपको डिटेल में देना पड़ता है उसमें। फिर अच्छा। उसमें होता है क्या, ये सारी चीजें हो गई। फिर आपको ये सारी चीजें फिलअप करके, हाँ फिर होता है कि अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो उसके बारे में आपको वहाँ डिटेल देनी पड़ती है। मानो आप पे कोई केस है जो हट चुका है, तब भी उसका डिटेल आपको उसमें भर के देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। और फिर आप उसको मतलब रजिस्टर रजिस्टर पोस्ट करते हैं वापस सीपीडब्ल्यूडी को। सीपीडब्ल्यूडी में वो डॉक्यूमेंट जाते हैं और आपके डोजियर में लग जाते हैं, जो भी आपकी फाइल होती है। और फिर आपको वहां से एक मेडिकल का सर्टिफिकेट निकलता है आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। जैसे हम मुजफ्फरपुर में थे तो मुजफ्फरपुर में मेरा वो आया हुआ था, मुजफ्फरपुर सदर हॉस्पिटल में। मतलब आप और खुद से नहीं वहां पे करवा मेरा सकते कहीं भी? नहीं नहीं नहीं, वो नॉर्थ रीजन में ही है, अब बाकी रीजन का नहीं पता है। साउथ रीजन में भी आई थिंक वो लोग कंसर्न डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही भेजे थे। या पहले होता था कि आप कहीं से भी चेकअप करवा के जा सकते थे, अभी क्या है कि वो आपको पोस्ट भेजते हैं, वहां पे ऑनलाइन अपलोड होता है आपका स्पीड पोस्ट नंबर, और आप ट्रैक कीजिए कि आपका पहुंचा कि नहीं पहुंचा। जब पहुंच जाए तो आप अपने सबसे जो जिस भी हॉस्पिटल में आपका पहुंचा है वहां पहुंचिए। सिविल सर्जन ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट रखा होगा, आप उस डॉक्यूमेंट को लीजिए, उसमें जो जो टेस्ट वो लोग बोलेंगे, वो आप वहाँ हॉस्पिटल में घूम के आपको टेस्ट, 1 दिन का प्रोसीजर होता है। 1 दिन में मेरा काम हो गया था। नेक्स्ट डे हमको मतलब सर्टिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, कुछ टेस्ट होते हैं जिसके अगले दिन रिजल्ट आए थे। तो ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट और एक्सरे वगैरह कुछ हुआ था, नॉर्मल हम्म। रूटीन टेस्ट, कि आपको कोई पहले से मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इसके अलावा मेडिकल हो गया, फिर हमें बताया नहीं जाता है कि हमें फिट या अनफिट घोषित किया गया है। वो पेपर कॉन्फिडेंशियल होता है, उसे पैक करके फिर हॉस्पिटल वालों की जिम्मेदारी होती है, वो लोग भेज देते हैं वापस डिपार्टमेंट को। और फिर वहां जब डिपार्टमेंट में सारे लोगों के मेडिकल्स पहुंच जाते हैं, फिर वहां से हमें कॉल आता है, मतलब वहां से हमें एक नोटिफिकेशन जारी होता है जो रहता है प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर का।
जिस प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर में हम सारे लोगों के नाम होते हैं जो भी मेडिकल पास है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर रिलीज हो चुका है, आप लोग हम्म, किसी खास डेट पे आके डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और फलाने डेट से आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो उसमें आपको फिर आता है कि उसमें किसकी क्लासरूम ट्रेनिंग है, किसकी पहले फील्ड ट्रेनिंग है। जैसे हम लोग का बैच बड़ा था, तो हम लोग के बैच को दो भाग में बांट दिया गया था, आधे लोग क्लासरूम ट्रेनिंग में थे, आधे लोग फील्ड ट्रेनिंग में। जैसे मेरा जो पार्टनर है वो फील्ड ट्रेनिंग में है और हम क्लासरूम ट्रेनिंग में हैं। और इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट में। जैसे हम लोग को आरटीआई में बुलाया गया था, बहुत लोगों को एनसीए में भी बुलाया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी एकेडमी जो गाजियाबाद में है। और रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चार हैं पूरे इंडिया में। दिल्ली में है, कोलकाता में है, बॉम्बे में है और चेन्नई में है। तो जहाँ जिस जिस रीजन का है वैसे वैसे वो वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग लेते हैं। तो हम आरटीआई दिल्ली है। और हमारा जो भी जैसे अल्फाबेट वाइज हमारा नंबर था, जैसे मेरा पहले दिन ही था, तो हमें वहाँ पे फैकल्टी होती है, असिस्टेंट इंजीनियर्स होते हैं, डबल ए होते हैं, ओएस होते हैं, ये लोग बैठ के हमारा डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट हमने पहले एसएससी में दिया हुआ था, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन हम्म, की मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, अगर किसी का कास्ट है तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी होता है, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, इनकम सर्टिफिकेट, जो भी जैसा भी आपने पहले अपने अटेस्टेशन फॉर्म में बताया है, वो सारी हम्म, चीजें। अगर आप पे कोई डिपेंडेंट है, जैसे आपके माँ पापा आप पे डिपेंडेंट है, पापा आपके जॉब नहीं कर रहे हैं या पेंशन उनकी 15,000 से कम है, तो उन लोग को डिपेंडेंट माना जाता है। कोई छोटे भाई बहन है, तो डिपेंडेंट का एक अलग क्राइटेरिया है, वो कभी और उस पर डिस्कशन हो जाएगा। तो आपको डिपेंडेंट का फॉर्म देना होता है, मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट का फॉर्म देना होता है। तो ये सारी चीजें होती है अटेस्टेशन में। फिर उसमें आपको अपने बैंक डिटेल्स वगैरह देने होते हैं, जो भी है, जो आपसे डिपार्टमेंट आपका इंफॉर्मेशन मांगता है, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको देने होते हैं। फिर वो लोग सबमिट कर लेते हैं आपका इंफॉर्मेशन, आपको मतलब ग्रीन मिल जाता है, ग्रीन सिग्नल। फिर नेक्स्ट डे जिस दिन सारा डीवी खत्म हो जाता है, एक फ्रेश अपॉइंटमेंट लेटर फिर से निकलता है कि इनने मतलब जिन जिन लोगों ने ज्वाइनिंग दिया है, अपना अपना ज्वाइनिंग एक्सेप्ट किया है, उनकी लिस्ट निकलती है। और जिन लोगों ने ज्वाइनिंग एक्सेप्ट नहीं किया बाय द वे, उनकी भी लिस्ट निकलती है। उन्हें एक्सप्लेनेशन लेटर भेजा जाता है कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया है, आप एक्सप्लेनेशन दीजिए विद इन दिस टाइम, नहीं तो आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा। और जिन अच्छा, लोगों ने बाय द वे, कुछ लोग होते हैं जिनका कोई एग्जाम ड्यू होता है, जैसे एडब्ल्यू की एग्जाम की बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, तो उन्हें एक्सटेंशन भी लेना होता है, तो उन लोगों की भी लिस्ट निकलती है बाद में। और फिर एक फ्रेश लिस्ट निकलती है और उस फ्रेश लिस्ट के हिसाब से फिर से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो तो ये एक हमें सिंपल प्रोसीजर है आपका। पहले प्रेफरेंस रीजन प्रेफरेंस देते हैं आप। फिर आपका अटेस्टेशन का काम होता है, अटेस्टेशन फॉर्म आता है, उसमें आपको सारी अपने डॉक्यूमेंट लगा के भेजने हैं। और फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर निकलता है, और फिर मेडिकल होता है, फिर ज्वाइनिंग लेटर निकलता है, और फिर लास्ट में डीवी करा के आप डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो मेरा दो तीन डाउट आ गया। एक है कि आपने कहा कि एक्सटेंशन लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में बता दीजिए हम्म। कि अगर मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि मैं ज्वाइन नहीं किया, मान लीजिए 6 फरवरी का आपका ज्वाइनिंग था, आप उस दिन ज्वाइन नहीं किए, तो उस दिन क्या होगा? मतलब कि आप नहीं गए और आपको कुछ एक्सटेंशन लेना है, तो क्या आपको उसको रिप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ मैं इतने दिन तक नहीं आ पाऊंगा, या फिर कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर रिप्लाई आपको नहीं करेंगे तो आपको कैंसिल? विथ रीजन, बिल्कुल आपको विथ रीजन, जो भी वहाँ पे रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं, जैसे हमारे डबल ई हैं हम्म, या एससी हैं, जो भी है उस रीजनिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, हम्म, तो उन्हें आपको ईमेल करना पड़ेगा या लेटर देना पड़ेगा विथ रीजन। जैसे आपके अगर घर में किसी की तबीयत खराब है, या हम्म, कोई और इशू है आपके साथ कोई मेडिकल इशू आ गया, या आपको आपका डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में आप पहले वर्क कर रहे हो वो नहीं छोड़ पा रहा है, अभी आपको रिलीविंग लेटर नहीं मिला है, तो अच्छा, हाँ ये भी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप पिछले किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट और एनओसी। रिलीविंग लेटर दोनों लेके जाना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप बिना रिलीविंग लेटर आ जाइएगा तो फिर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करें, इसलिए आपको उसका ख्याल रखना होता है। अच्छा, तो ठीक है। एक्सटेंशन में आपको विथ रीजन अपने ऑफिसर को बताना होता है कि आप हम्म, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, और आपको कितने दिनों का एक्सटेंशन चाहिए। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि आपको कितने दिन का एक्सटेंशन वो दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। जैसे हम लोग के बैच में बहुत लोगों ने एक्सटेंशन लिया, तो उनकी अब ज्वाइनिंग आई थिंक मई में है। वो लोग अब 3 महीने, जिन्होंने 15 दिन भी मांगा उनको भी, क्योंकि 3 मिनट में। ट्रेनिंग का ना एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के बीच में हम्म, किसी को वो लोग नहीं ला सकते। ठीक है, तो वो एक शेड्यूल बना हुआ है, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग जब स्टार्ट होगी तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। अच्छा, तो दूसरा डाउट मेरा है कि जैसे आपने पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताया, क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में,
उसमें मान लीजिए किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है बाई एनी चांस, तो उसका क्या प्रोसीजर है कि मतलब कुछ ज्यादा हार्श क्राइटेरिया है क्या? नहीं, हार्स कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वही है कि आप पे केस है तो डिपार्टमेंट आपको एक प्रोसीजर के थ्रू ले जाता है, जिसमें हम्म। आपको क्लियरेंस मिलती है। अगर आप नॉट गिल्टी हैं, आपके ऊपर से केस हटा हुआ है, तो हम्म। एक सर्टेन प्रोसीजर है। आपको उसके लिए सीपीडब्ल्यूडी हेडक्वार्टर के थ्रू होके जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको जो अपर ऑफिशियल्स हैं वो लोग हम्म। आपको चेक करते हैं, आपका बैकग्राउंड चेक करते हैं, आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन से आपका चेकिंग होता है कि सही में ये चीजें हटी हैं कि नहीं है, बाद में हम्म। आपका बिहेवियर कैसा रहा है। इससे बहुत बार होता है केस हट जाता है, बट वो आदमी नोटोरियस होता है बाद में। हम्म। डिपार्टमेंट ऐसे किसी भी इंसान को अपने अंदर नहीं लेना चाहेगा जो कि अ, बाद में उसके लिए फिर परेशानी बन जाए, क्योंकि एक बार हम्म। आपका अपॉइंटमेंट देने के बाद डिपार्टमेंट फिर बैकआउट नहीं कर सकता। सो आपका कंप्लीट एक प्रोसीजर है। 3-4 महीने लग सकते हैं, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन आप क्लीन होके निकलिएगा अगर आपको फिर कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, वो चलिए। प्रोसीजर है। आपको ऑफिशियल भी बहुत मदद करते हैं, जो भी आपके यहाँ पे सीनियर ऑफिशियल होंगे आरटीआई में या एनसीए में, वो आपकी मदद करेंगे। आप उनके थ्रू जाइए। हम्म। आपको सीपीडब्ल्यूडी में बहुत ही कोहेशन मिलेगा, बहुत ही सपोर्टिव डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे जी। सारे स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। सो ऐसा इशू नहीं रहता है। एक दो केसेस हैं, बट वो लोग उससे बाहर निकल आते हैं, इससे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। ठीक है, तो एक और बता दीजिए कि मेडिकल में जैसे आई साइट वगैरह हो गया, तो इसका क्या क्राइटेरिया है? और बाकी डिपार्टमेंट से जैसे कि बीआरओ से कंपेयर करें तो इसका क्या मतलब कि रेटिंग देंगे आपके यहाँ नहीं, भाई? नॉर्मल है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। मतलब टेंशन अपने लेने आप की जरूरत नहीं है। बीआरओ तो अपना, नहीं बिल्कुल नहीं। सीपीडब्ल्यूडी में आप आ रहे हैं, आपको मेडिकल हम्म। के लिए लेके कोई भी इशू नहीं है। सीपीडब्ल्यूडी एमईएस हम्म। दोनों में इतना इशू नहीं है। बीआरओ हम्म। में आई थिंक वो लोग खुद कराते हैं, वो इसलिए हम्म। कराते हैं क्योंकि उन लोग की फिजिकल ट्रेनिंग भी कुछ अलग होती है। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए तो हम लोग का ये है कि हम लोग का नॉर्मल रहा। सिंपल गए हैं, वो लोग ने देखा कि भाई पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है, वो जो भी हम्म। उस पे रहता है लाइट वाले पे, वो पढ़ के बता दो। ठीक है, वो नॉर्मल होता है, बहुत ही नॉर्मल। चलिए तो ठीक है। मेडिकल का लेके जितना हुआ है कि कैसा हम्म। होगा कैसा नहीं होगा, एकदम सिंपल होता है, नॉर्मल होता है। आप अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जो हॉस्पिटल में जाइएगा, बहुत ही इजी हम्म। रहेगा। सो सीपीडब्ल्यूडी में नॉर्मल है। आप एग्जाम निकाल लीजिए, उसके बाद का सारा प्रोसीजर नॉर्मल बस आपको टेंशन लेते रहना है। सब है। सिर्फ टेंशन होता है, टेलीग्राम पे डिस्कशन होता है उस पर। अभी तो अरे वही बाप चल रे रहा बाप, है। उस डिस्कशन को हम भी याद करते हैं, जब हम लोग अपने टाइम में थे कि बहुत हम्म। ही लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ करता था। और मतलब आज हम सोचते हैं कि कितने मिथ्स थे। और हम्म। जैसे मैंने बताया कि एक यूट्यूबर थे, उनकी वीडियोस देख देख के हम लोग परेशान और तंग रहा करते थे कि कुछ इनसे जानने को मिल जाए। बट कुछ मिलता नहीं था क्या? अनफॉर्चुनेटली हमेशा डिसअपॉइंटमेंट होती थी, क्योंकि कोई खुल के आके क्लियर बातें नहीं बताता है कि एक्चुअली में क्या होता है। क्योंकि कोई बता ही देगा तो एक बार में उसका कंटेंट खत्म हो जाएगा। और हम्म। यही सबसे बड़ी बात है कि आप चीजों को क्लियर कर दीजिए ना एक बार बच्चों को। बच्चे तो आ रहे हैं यहाँ हम्म। पे, उनका समय कितना बर्बाद होता है। एक एक घंटा अगर कोई एक वीडियो बिल्कुल। को देख रहा है और बार बार हर हफ्ते देख रहा है, तो और मिल मिल कुछ नहीं रहा है। जबकि सिंपल प्रोसीजर है, आपको बस एक बार प्रोसीजर क्लियर कर देना है, बच्चों को पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, तो हमको बहुत इंटरेक्टिंग लगा ये सेशन और काफी इंफॉर्मेटिव लगा। और नेक्स्ट सेशन हम लोग थैंक रख यू। रहे हैं तो जिसमें कि हम लोग इससे आगे की प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे कि ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या होता है, सैलरी, फैसिलिटीज, प्रमोशन, ट्रेनिंग, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब ओके, तक के लिए थैंक यू ठीक है। सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यस, आपसे भी।